जय जगन्नाथाय नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं पूज्यपाद गोवर्धन पीठाधीश्वरं प्रणिपत्य उपस्थित श्रद्धेय संतगण भक्तगण सुधीगण भारतीय कालगणना में एक पारंपरिक रूप से बहुत सारे दोष उसमें आगे हैं। उसकी एक मुख्य समस्या यह है, विशेषकर आदि शंकराचार्य की तिथि का जो निर्णय है वो एक अत्यंत जटिल समस्या है कालगणना में। उसकी जो कठिन समस्या इसलिए उत्पन्न हुई है, हम कुछ जो संवत है, बहुत सारे संवतों का प्रचलन हुआ है, विक्रम संवत, शक संवत, श्रीहर्ष संवत, युधिष्ठिर संवत, लेकिन उनका जो सही जो इपोक कहते हैं, जो प्रारंभिक तिथि है, उसके बारे में बहुत सारे दोष हमारे। एक मैं शक संवत के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इन बिंदुओं को पहले स्थापित करना जरूरी है ताकि हम कालगणना को एक प्रामाणिक रूप से प्रस्तुत कर सकें। नहीं तो फिर कभी भी हम इस तिथि के बारे में इस मतभेदों को समाप्त नहीं कर पाएंगे। शक संवत के बारे में सभी को पता है कि 78 AD ईस्वी संवत में जो 78 में प्रारंभ हुआ करके हम सभी मानते हैं, और भारत सरकार ने भी शक कैलेंडर को राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान्यता दी है 1956 में। लेकिन अगर हम भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है और अन्य जो अभिलेख मिले हैं उनके आधार पर देखते हैं तो 78 AD एक शकांत संवत है, वो शक संवत नहीं है। भास्कराचार्य क्या लिखते हैं? शकनृपस्यांते कले वत्सराः, शकनृपस्यांते। अलबरूनी भी कहते हैं शकनृप के मृत्यु के बाद ये 78 AD वाला जो इपोक प्रारंभ हुआ है। लेकिन जो वस्तुतः जो शक संवत है वो प्रारंभ हुआ है 583 BC में। वो कैसे? मैंने जो चालुक्य वंश के जो अभिलेख मिले हैं, एक पुत्तकोटी प्लेस है कर्नाटक, उत्तरी कर्नाटक में, वो बादामी के पास है। उसके अंदर लिखा हुआ है वैशाख ज्येष्ठ मास मध्यमावास्यायां रोहिण्यक्षे महादेवतयोरुभयोर वृषभ राशौ सूर्य ग्रहणे सर्वग्रासी भूते। एक संपूर्ण सूर्य ग्रहण वैशाख और ज्येष्ठ मास मध्य, वैशाख अमावास्या के दिन, जब सूर्य और चंद्रमा की स्थिति वृषभ राशि में थी, और वो भास्कर दिन था, रविवार का दिन था। तो ये जो संपूर्ण सूर्य ग्रहण है वो जब आप 6वीं और 7वीं सदी में जब ये चालुक्यों का जो तिथियों का निर्णय करते हैं तो उसमें उसका बिल्कुल कहीं भी नहीं मिलता है। मैंने 4000 सालों का एक क्रम दिया है, 2000 BC से लेके 2000 AD के बीच में। उत्तर कर्नाटक में नासा के वेबसाइट में जाके आप सूर्य ग्रहणों का जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड लेके आप वैज्ञानिक रूप से उसकी गणना कर सकते हैं। तो उत्तरी कर्नाटक के अंदर संपूर्ण सूर्य ग्रहण वैशाख मास में एक ही बार हुआ है 4000 साल में। सारे मुख्य रूप से 10 संपूर्ण सूर्य ग्रहण में ये एक रेयरेस्ट है, बहुत ही विरल स्थिति में होता है। तो उत्तर कर्नाटक में जो ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ है वो 9 मई 53 BC को ही हुआ है, 4000 सालों के उसमें वैशाख मास के मध्य में संपूर्ण सूर्य ग्रहण। वो कहते हैं 530 शतवर्ष समाप्त हुए हैं, उस समय ये हुआ है। अगर आप 53 BC में 530 साल जोड़ देंगे तो 583 BC होता है, उस समय शतवर्ष का प्रारंभ हुआ था। उसको कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा? शकनृपति राज्याभिषेक संवत्सरे, मतलब जब शकनृपति का राज्याभिषेक हुआ था वहां से प्रारंभ हुआ है। शकांत पे वो इपोक नहीं है। शकांत जब शकन वर्षकांत, इसलिए इसको शकनृप कालातीत संवत करके मधुरांतक देव ने ये छत्तीसगढ़ के एक राजा हुए हैं वो उसका करते हैं। तो
शकन नृप कालातीत संवत, शकन नृप संवत, ये दोनों अलग अलग है। समस्या वहाँ हुई, हम लोग 10वीं 11वीं सदी के बाद हम भूल गए अंतर को, क्योंकि हम सामान्य रूप से संवत को शक कहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि शक इतना प्रचलन में आ गया तो हम दोनों को एक मान लिया। 70 AD की विशेषता ये है कि भारतीय ज्योतिषियों ने एक 3102 BC वाला जो ग्रेटेस्ट कंजंक्शन है जो ग्रहों का हो, लेकिन वो इतना परफेक्ट कंजंक्शन नहीं है, उसके माध्यम से कैलेंडरिक कैलकुलेशंस में गलतियां होने लगी हैं। तो उन्होंने 78 AD एक विशेषता ये है कि 1 अप्रैल 78 AD को सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का परफेक्ट कंजंक्शन अश्विनी नक्षत्र में हुआ है, वो भी चैत्र प्रतिपदा को। तो वो एक बहुत अच्छा, क्योंकि आपको बृहस्पति या शनि का एक कंजंक्शन चाहिए, आपको अन्य ग्रहों की गणना होने की जरूरत है। इसलिए 78 AD भारतीय ज्योतिष शास्त्रकारों ने प्रारंभ किया है, वो किसी शक राजा ने प्रारंभ नहीं किया था। उन्होंने इसको कहा शकांत संवत, शक इरा वहां समाप्त होता है, लेकिन सामान्य लोग वो शक प्रयोग करते हैं, ज्योतिष शास्त्री 78 AD को लेके गणना करते हैं, क्योंकि उनको एक परफेक्ट कंजंक्शन की जरूरत थी, परफेक्ट कैलकुलेशंस थी। लेकिन समस्या हुई, ये 660 साल का एक गड़बड़ी हमारे कालगणना में आ गई। जब ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने जब इसके बारे में किया था, हम उनको समझा नहीं पाए कि ये गलती क्यों है। इसी कारण ज्योतिर्विदाभरणम को फोर्जरी करके छोड़ देते कालिदास के जो शास्त्र है। लेकिन कालिदास 3068 कलियुग में प्रथम सेंचुरी BC में 32 BC को वो लिख रहे हैं, और वो शक वर्ष 445 शक वर्ष का एक अयनांश के बारे में भी बात करते हैं। ये भी इंगित करता है कि शक इरा प्रथम BC में 415 साल पहले से ही चल रहा। इसलिए हम इन दोनों को एक मानने की वजह से एक गलती यहाँ पर हुई। इसी तरह श्रीहर्ष संवत 457 BC में प्रारंभ हुआ था, उसको आज 606 में नीचे आया जाता है। एक और मैं विशेष दोष मैं इसमें बताता हूँ। अल्बरूनी लिखते हैं कि पर्शिया में एक जोरास्टर हो है, वो जरदुश्त, उन्होंने जोरास्ट्रियनिज्म का उन्होंने प्रारंभ किया। तो जोरास्टर के होने से पहले सीरिया तक बुद्धिज्म स्थापित हो चुका था। जब जोरास्टर आए तो सीरिया, पर्शिया में बुद्धिज्म समाप्त हो, वो अफगानिस्तान तक सीमित रह गया। फिर बुद्धिस्ट पूर्व की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया, इसलिए चाइना की तरफ उन्होंने मुख्य रूप से ध्यान दिया बुद्धिस्ट में। लेकिन आधुनिक इतिहासकार जोरास्टर की जो तिथि देते हैं वो बुद्ध से 100 साल पहले देते हैं। ये कैसे संभव है? आजकल जो तिथि देते हैं जोरास्टर की, वो 620 से लेकर 550 BC के बीच में जोरास्टर, उनके 50 साल बाद बुद्ध की तिथि आती है। ये बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। इसके अलावा हम अगर कालिदास का मालविकाग्निमित्रम को पढ़ें, उसमें एक विवरण आता है कि वर्तमान कवे कालिदास से क्रियायाम कथम बहुमाना। उससे पहले बोलते हैं प्रथित यशसाम भास सौमिल्लक कविपुत्रादीनां प्रबंधान अतिक्रम्य वर्तमान कवे कालिदास से क्रियायाम कथम बहुमाना। वर्तमान कवे है, आप उस पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है कि भास कवि पुत्र सौमिल्ल अतीत कवि, वो अतीत कवि है। लेकिन आधुनिक इतिहास क्या करते हैं, कालिदास की तिथि 400-450 AD में रखते हैं। भास सौमिल्ल, ये सौमिल्ल और रामिल्ल ये दो कवि पुत्र थे, इनकी तिथि करते हैं श्रीहर्ष के साथ, श्रीहर्ष के 7वीं सदी के बाद। ये कैसे संभव है कि वर्तमान कवि अतीत कवि हो जाए, अतीत कवि वर्तमान कवि हो जाए? और भा और रामिल्ल सौमिल्ल श्रीहर्ष के समय थे, राजा श्रीहर्ष, जो कि 457 BC में उन्होंने अपना एक संवत प्रवर्तन किया था। और सौमिल्ल एक नाटककार हैं, उन्होंने मणिप्रभा नाम की एक नाटक की रचना की। उसमें वो लिखते हैं भंग चंदन वर्धित प्रणतयो भोजद्रसाम साहिती हर्षक्षोणिपतेष्ट हर्षमकुल दृष्ट्वैव एतामिषु धीरास्तान् गुरु शंकरेन्द्र यविनश्चित्तं स्मरन् रामिल
प्राणेषि समणि प्रभम प्रथयितुर भक्तिर गुरु गौरवम। तो ये गुरु शंकरेंद्र जो सर्वज्ञ पीठाधीश्वर है उनकी बात करते हैं तो 457 में और पहले से ही शंकराचार्य मठों का स्थापन हो चुका था। उसमें आगे वो लिखते हैं मूकामो के जगत गुरुओ करुणया विद्याधनस्याप्तवान आचार्योस्ति शंकरेंद्र विदुर सर्वज्ञ पीठाधिपति अर्चाकिंकर मातृगुप्त कविता गर्भस्य निर्वासना। तो ये मातृगुप्त कवि की भी बात करते हैं। मातृगुप्त भी श्रीहर्ष थे जिन्होंने मातृगुप्त को कश्मीर का राजा बना दिया था, उसका कलहन उसमें वर्णन करते हैं। और मातृगुप्त के साथ कवि भर्तृमेंद्र थे। भर्तृमेंद्र ने हयग्रीव वध की रचना की, वो भी ये शंकरेंद्र और विद्याधन इन सर्वज्ञ पीठाधीश्वरों की बात करते हैं। तो 457 BC में जब श्रीहर्ष के आस्थान ये जो कवि थे वो शंकर पीठ आचार्य पीठों की बात करते, तो उससे पहले ही ये शंकराचार्य पीठों की स्थापना हो चुकी। तो एक समस्त दृष्टिकोण जो 788 AD में लेके आते उस समय एक अभिनव शंकर हुए थे उनके बारे में। यही कारण है कि जैसे शंकराचार्य को आदि शंकर क्यों कहा जाता है, रामानुज को आदि रामानुज या माधवाचार्य को आदि माधवाचार्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुछ 2-3 ऐसे कथित यश शंकराचार्य हुए हैं उनसे उनको बताने के लिए कि ये आदि शंकराचार्य हैं। क्योंकि जो मंडन मिश्र की तिथि केवल प्रथम सेंचुरी BC में होती है, जबकि आदि शंकराचार्य के समय में जो कुमारिल भट्ट थे, जो द्वितीय शंकराचार्य के कुमारिल, ये दोनों अलग अलग है। ये इसमें जो तंत्र वार्तिक है और जो बृहद टीका जो लिखी गई है, दोनों के जो लेखन करने वाले कुमारिल भट्ट अलग अलग है, दोनों को एक मान लिया गया, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये असंख्य वसुबंधु इनका और दिग्नाथ और धर्मकीर्ति इनका उल्लेख स्वयं आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य जी करते हैं अपनी टीकाओं में। तो इनका समय जो बुद्ध का जो समय है वो मैंने आपको बताया था, शंकराचार्य जो शकई 583 BC है। तो ब्रह्मा के इंस्क्रिप्शंस में एक जिनचक्र संवत का प्रयोग होता है। जिनचक्र संवत वो है जब बुद्ध के निर्माण के 100 वर्ष के बाद में महासंघिक और थेरवाद इन दोनों का विभाजन हो चुका था। तो थेरवाद जिनचक्र संवत मानते हैं जो बुद्ध निर्माण के 100 वर्ष के बाद से लेकर, तो वो आता है 1182 सालों का अंतर आता है शकईरा से लेके वहां तक। और अगर आप 100 वर्ष जोड़ दिया जाए तो 1282 सालों का अंतर है शकईरा और बुद्ध के निर्माण तिथि का। अगर आप 583 BC में 1282 करते हैं तो आपकी तिथि आती है 1865। और संयुक्त निकाय में जब बुद्ध का निर्माण होने से कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, और वो 1865 में आप संपूर्णता ये सिद्ध कर सकते हैं कि श्रावस्ती में जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंदर ही दोनों ग्रहणों का वहाँ पर हुआ था। इसको भी हम सिद्ध कर सकते हैं। आप 544 BC या 483 BC में हम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 422 BC में आना पड़ेगा। आपको दोनों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों का अगर आपको स्थापना करनी है तो आपको 422 BC में जाना। तो जो तिथियां हैं बहुत ही उन्होंने केवल एक कल्पित समकालिकता अलेक्जेंडर और सैंड्राकोटा से मिक्स करके इन लोगों ने एक तिथियां बनाई है। उसकी वजह से अभी तक हम भटके हुए हैं कि इन तिथियों का कैसे। तो भारतीय कालगणना करना है तो हमको सबसे पहले जो शंकु है, जिसको शीट एंकर कहते हैं, वे वैदिक के युग में शंकु स्थापना एक बहुत वैज्ञानिक एक काम होता है, क्योंकि उसी के आधार पर समस्त तिथियों का जो ज्योमेट्री है उसका कैलकुलेशन उसके आधार पर होता है। तो ये जो इपोक ऑफ इराद है, संवत का जो प्रारंभिक जो तिथियां हैं वो शंकु हैं भारतीय कालगणना के। वो अगर हम सही ढंग से स्थापित कर सके तो हमारे समस्त परंपरा का जितनी भी तिथियां हैं उसका संपूर्ण रूप से हम कर सकते हैं। एक तिथि मैंने जो महाभारत की तिथि बहुत जरूरी है, क्योंकि महाभारत युद्ध युधिष्ठिर संवत और कलयुग इन तीनों का प्रादुर्भाव
एक एक बहुत बड़ी समस्या ये कि महाभारत कहता है कि महाभारत युद्ध से बिल्कुल पहले या उससे पहले ही कली युग प्रारंभ हो चुका था। आर्यभट्ट भी लिखते हैं भारतात् पूर्व, भारत युद्ध से पहले ही कलियुग प्रारंभ हो चुका था। लेकिन भागवत संप्रदाय प्रारंभ करता है कि श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद ही प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण के जीवित रहते कलियुग का प्रारंभ नहीं हो सकता। तो एक समस्या थी कलियुग कहाँ से प्रारंभ हुआ। ये 3102 BC जो है ये सूर्य सिद्धांत को जब हम बाद में पाराशर सिद्धांत प्रसिद्ध हुआ है महाभारत काल के बाद, हम पाराशर सिद्धांत को और उनको और वैदिक वेदांत ज्योतिष को फॉलो करते थे। लेकिन 2nd सेंचुरी BC 1st सेंचुरी BC के बाद हम लोगों ने सूर्य सिद्धांत पर ज्यादा ध्यान देना प्रारंभ किया। यही कारण है कि कालिदास कहते हैं कि युधिष्ठिर संवत 3044 साल तक रहा है, उसके बाद समाप्त हो गया। इसलिए जो भी तिथियां प्राचीन शास्त्रों में अगर 3000 से पहले की दी हुई है तो उसको हमें युधिष्ठिर संवत में मानना चाहिए, कली संवत में नहीं मानना चाहिए। तो जो आईहोल इंस्क्रिप्शन है बादामी में, उसके अंदर महाभारत की तिथि दी हुई है और शक संवत की तिथि दी हुई है। उसमें ये लिखता है, उसमें जो तिथियां दी हुई वो आईहोल संवत में, उसको अगर हम जोड़ दिया जाए जो शकैया 583 BC के साथ, वो जाता है 3162। तो ये 60 सालों का डिफरेंस है युधिष्ठिर संवत में और जो सूर्य सिद्धांत का जो कलियुग के अंदर। तो मेरी दृष्टि से जो आता है, अगर जो कली जो तिष्ये प्रयास जनलशे वधि बाण देखते जो आदि शंकराचार्य की तिथि जो हमारे परंपरा रूप से हमको प्राप्त हुई है, वो 2593 जो है वो युधिष्ठिर संवत में है। अगर हम 3162 BC से स्टार्ट करें तो 569 BC वो भी एक नंदन संवत्सर है। और उसमें अगर जो ज्योतिष और ग्रहों की स्थितियों की जो गणना दी गई है, उस गणना को भी हम बहुत 90% तक हम सिद्ध कर सकते हैं कि 569 BC 18 अप्रैल 569 BC को आदि शंकराचार्य का प्राकट्य हुआ था और उनका जीवन काल 32 साल तक रहा। तो ये महाभारत की सही, क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल रेटिंग उन्होंने परंपरा को छोड़ के भी किया हुआ है। लेकिन अगर हम जो आईहोल इंस्क्रिप्शन, क्योंकि वो 2000 साल पुराना इंस्क्रिप्शन से अभी भी हम उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें जो तिथियां दी हुई है महाभारत, क्योंकि वो एक ही ऐसा इंस्क्रिप्शन है, वो हमको सही तिथि की ओर ले जाता है। तो इस आधार पर हमको लगता है हमें 60 साल और आगे है, मगर कुछ भी हो, वो 6th सेंचुरी BC में ही आदि शंकराचार्य की तिथि आती है। उसके लिए हमको बुद्ध की तिथि 19वीं सदी BC में ले जाना पड़ेगा, 1865 में। ये इतने सारे चीज़ों को जब तक हम एक साथ ये समस्त भारतीय इतिहास की कालगणना को सही करना पड़ेगा, तभी हम आदि शंकराचार्य की तिथि को एक प्रामाणिक रूप से समस्त विद्वानों को हम कर सकते हैं। यही आशीर्वाद के साथ में आपसे विनती है।